लोग आज अध्याय 2 यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे, जैसे अचर राशियां। अचर राशियां जिन्हें हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। अचर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनके मान स्थिर होते हैं, बदलते नहीं हैं। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। बेराशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकती है जैसे 1, 2, 3, 4, कुछ भी। जो ये संख्याएं होती हैं ये निश्चित होती हैं। अगर कहीं 1 लिखा है तो वो 1 ही माना जाएगा, उसे हम 2 नहीं मान सकते, तो वो निश्चित 1 ही कहलाता है। तो बेराशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अचर राशियों के बारे में। इसके बाद चर राशियां जो है इन्हें वेरिएबल्स भी बोलते हैं। बेराशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया। ये हमारी सभी चर राशियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि x का मान कभी कभी 1 भी हो सकता है। x का मान कभी कभी उसी क्वेश्चन के जो सॉल्व करते हैं उसमें x का मान 2 भी हो सकता है। तो x का कोई निश्चित मान नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उसको चर राशियों के अंतर्गत रखते हैं। इसमें y ऐसे ही y होता है, y के भी कई मान हो सकते हैं और z के, और इसमें कुछ ABCD भी हो सकते हैं अल्फ़ाबेट के। ये भी मान a और b और c के मान भी होते हैं जो चर राशियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो है इनके मान बदलते रहते हैं। तो अचर राशियां वे भौतिक राशियां कहलाती हैं जिनका मान जो होता है निश्चित होता है, और चर राशियां वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। आपको डेफिनेशन सहित इसको याद कर लेना है और ये आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। साथ ही साथ चर अचर राशियों के साथ हम लोग अब बहुपद के बारे में जानेंगे। तो बहुपद के पहले हमने जो अध्याय 1 था उसमें हम लोगों ने संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना था। तो पूर्ण संख्याएं आपको मालूम होंगी कि क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग बहुपद को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा बीजीय व्यंजक के बारे में समझना होगा कि आखिर बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो जैसा आपने अभी देखा कि ये अचर राशियां और चर राशियां हैं, तो इनके जो मिलने से, इन दोनों के योग से, इनके मिक्स से जो बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक चर राशि है और ये एक अचर राशि है, तो इसमें चर राशि और अचर राशि दोनों ही लिख दी गई हैं। अब ये जब दोनों लिखी हैं तो इसे हम लोग बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। यदि मैंने लिखा y और यहाँ लिख दिया √3, तो जो y है ये कौन सी राशि है, तो ये चर राशि है, और जो करनी 3 है ये क्या है, ये अचर राशि है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना, बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार बीजीय व्यंजक और जो चर और अचर राशि के मिलाने से बन जाता है। तो इस हिसाब से आप बीजीय व्यंजकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है 3x + 2, तो इसमें देखिए चर और अचर दोनों का मिक्सर है, इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या होगी, तो आपको ऐसे ही जनरली इसको याद रखना है। बीजीय व्यंजक की परिभाषा होती है चर और अचर का मिश्रण बीजीय व्यंजक कहलाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बीजीय व्यंजक क्या है, तो आप बता सकते हो कि चर और अचर का जो मिश्रण होता है उसे ही हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं बहुपद की ओर। तो बहुपद के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुपद वो कहलाते हैं जिनमें
पूर्णांक जिनमें ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें पूर्णांक की घात या हम ये कहें कि पूर्ण संख्या की घात हो। उदाहरण के लिए यदि एक बीजीय व्यंजक लिखा है 3x, तो इसमें जो आपको देखना है घात कहाँ देखना है, घात आपको देखना है जो चर राशि होती है उस पर घात देखना है। तो 3 और x में आप बताइए चर कौन सी राशि है, तो आपका उत्तर होगा x एक चर राशि है। तो x पर आपको घात देखना है, जब कुछ की कोई भी घात ना लगी हो तो 1 की घात मानी जाती है। और आपको ये जरूर देख लेना है कि जो x के ऊपर घात लगी है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या की घात है तो ही वो बहुपद माना जाएगा। जैसे 3x के ऊपर 1 की घात है, और 1 जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, जो 0 से शुरू होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या। जबकि अगर 0 हटा दें तो ये प्राकृतिक संख्या बन जाती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब ये 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अगर मैंने लिख दिया, यहाँ लिखा है √49x प्लस x वर्ग प्लस √x, तो मैंने पूछा क्या ये बहुपद है, तो आपका आंसर होगा ये बहुपद नहीं है। क्योंकि इसमें आपको देखना है कि जो x की घात है वो कैसी है, तो आंसर है x की जो घात है वो एक चर राशि होती है, और उस पर यहाँ तो पूर्ण संख्या की घात है लेकिन यहाँ रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है x के ऊपर आधे की घात, यानी कि 1/2 की घात। और 1/2 की घात जो होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या नहीं मानते। पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 कहलाती है, यही कारण है कि इसे हम बहुपद नहीं। लेकिन मैं आपसे यदि पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक है, तो आपका आंसर होगा हाँ ये बीजीय व्यंजक तो है परंतु बहुपद नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा 4x वर्ग धन 2, मैंने पूछा क्या ये बहुपद है, तो आपका उत्तर होगा हाँ ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि जो x की घात है या चर की जो घात है वो घात पूर्ण संख्या की है, और पूर्ण संख्या की घात की स्थिति में उसे हम बहुपद कहेंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि यदि चर की घात पूर्ण संख्या की है तो वो बहुपद है, अन्यथा वो केवल एक बीजीय व्यंजक है। तो फिर इस हिसाब से बहुपद जो है एक चर वाला बहुपद है। अब इसमें हम लोग बहुपद के प्रकार में जब जाएंगे तो बहुपद और भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 2x वर्ग धन 3y धन 4, तो इसमें जो है x जो है वो एक पहला चर है, और जो y है ये भी एक चर है। तो इसमें 2 प्रकार के चर हो जाते हैं, इसलिए इसे द्विचरीय बोलते हैं। तो बहुपद जो है आपको याद रखना है, बहुपद क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते। या फिर आप कहें पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे हम, बहुपद कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि बहुपद आखिर क्या कहलाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है कि धनात्मक भी हो सकते हैं पूर्णांक और ऋणोत्तर पूर्णांक भी हो सकते हैं। बस आपको याद रखना है पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहेंगे। तो ये बहुपद की परिभाषा हो जाती है, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हो गया 3x, ये एक बहुपद है। इसके बाद आ जाएगा 2y वर्ग धन 3, ये भी एक बहुपद है। या फिर 4x वर्ग धन 5x, ये भी एक बहुपद है। और 6x वर्ग धन 2, ये भी एक बहुपद है। अब बहुपद जो नहीं है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया होता 3√x, तो ये बहुपद नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो 3 है वो तो ठीक ठाक था, लेकिन x के ऊपर रूट है यानी 1/2 की घात, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है ऐसी स्थिति में ये जो है एक बहुपद नहीं हो पाता।
तो बहुपद के लिए बीजीय व्यंजक कैसा होना चाहिए? तो आंसर है बीजीय व्यंजक के चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा होता 3x के ऊपर ऋण 2 की घात, अगर ये है तो ये भी एक बहुपद हो जाता, इसलिए क्योंकि हम 3/x वर्ग लिख सकते थे इसको, और जब ये बटे में जाता तो ये धन की घात बन जाता, अर्थात यह एक पूर्ण संख्या बन जाता। ऐसी स्थिति में यह एक बहुपद हो जाता। तो माइनस की घात को प्लस बनाना आता है हमें, इसलिए हम इसको बहुपद बोल सकते हैं। लेकिन ऐसी घातें जो इसमें हैं उसको नहीं बोल सकते, जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं बहुपद के प्रकार, जो 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला हो सकता है घातों के आधार पर और दूसरा हो सकता है पदों के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कि बहुपद घातों के आधार पर किस प्रकार से हो सकते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद हो सकता है, पहला हो सकता है रेखीय बहुपद। अब ये रेखीय बहुपद, और इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार समझ लेंगे रेखीय बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। यहाँ द्विघातीय, यहाँ त्रिघातीय बहुपद। तो देखते हैं कि ये रेखीय बहुपद कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 6x वर्ग, 6x वर्ग या 6x + 3। तो इसमें जो है चर की घात आपको देखना है, चर की घात 1 की है और 1 की घात वाला रेखीय बहुपद कहलाता है। तो हमने फिर ट्रिक बना ली कि 1 घात वाला क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद भी आपको मालूम होगा, ये तो 6x वर्ग धन 3 लिखा, तो एक चर की घात आपको देखनी है, कितनी है? 2 की घात है, तो 2 घात वाला क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद। बहुत ही सिंपल है। और त्रिघातीय बहुपद वो कहलाता है जिसमें 3 की घात, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम टर्मिनेट कर देते हैं, तो ये जो है 3 की घात वाला बन जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे 3 घात वाला त्रिघातीय बहुपद। तो ये घातों के आधार पर हो गया, जिसे हम रेखीय, द्विघातीय और त्रिघातीय भी बोल सकते हैं। अब घातों के आधार पर एक और होता है जिसे हम बोलते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद। अब वो बहुपद जो होता है वो संख्या हो सकती है, जैसे 3 जो है एक अचर बहुपद है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x0। और जो 3x0 है, x0 का मतलब होता है x के ऊपर 0 की घात का मतलब 1 होता है। तो 1 बन जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। इसलिए हम इसको 3 को 3x0 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे हम अचर बहुपद बुलाते हैं। तो कोई भी संख्या जो है वो एक अचर बहुपद होती है। साथ ही साथ उसमें अचर पर कोई भी अचर हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है। इस पर 0 की घात का मान हमेशा 1 ही होता है। तो घातों के आधार पर एक और बहुपद बन जाता है जिसे हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुपद और होता है जिसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं, शून्य बहुपद। और ये जो होता है जैसे 0 × x वर्ग, 0 × x घन, ये सब शून्य होते हैं, इसलिए इसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद 5 प्रकार से हमने पढ़े हुए हैं। पहला होता है रेखीय बहुपद जिसमें 1 की घात होती है। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद जिसमें 2 की घात होती है। त्रिघातीय बहुपद जिसमें 3 की घात होती है। और अचर बहुपद जिसमें कोई संख्या लिखी होती है तो उसे हम अचर बहुपद बोलते हैं। और शून्य बहुपद में शून्य के साथ जो चर है वो लिखा होता है या शून्य ही हो तो उसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं। आइए देखते हैं अब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद होता है एक पदीय बहुपद,
द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अब ये कैसे, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे लिखा है 2x, तो इसमें केवल एक ही पद है। अगर लिखा है 2x वर्ग धन 3, तो इसमें दो पद है। अगर लिखा है 2x वर्ग धन 3x, तो भी इसमें दो ही पद है। तो चिन्ह उसको पद को अलग करता है। अगर बीच में चिन्ह आ गया तो चिन्ह के इस तरफ वाला एक पद पूरा माना जाएगा और इस तरफ वाला पूरा एक पद माना जाएगा। तो जो आपको याद रखना है कि द्विपदीय में दो पद होते हैं, और त्रिपदी जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा दिया 2x वर्ग धन 3x धन 3, तो इसमें आपने देखा कि इसमें तीन पद हो गए, 1 2 और 3, क्योंकि बीच में जो चिन्ह है वो बताता है कि इस तरफ वाला पूरा एक पद है, और दो चिन्हों के बीच में जो एक पद है वो भी एक पद ही माना जाएगा और ये अलग एक पद है। तो इस प्रकार से ये त्रिपदी बहुपद माना जाएगा। तो बहुपद के हम लोगों ने प्रकार देखे। बहुपद घातों के आधार पर भी अलग होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं विकल्प में, और पदों के आधार पर भी अलग होते हैं। अब लेकिन ये इसमें भी हम लोग बता सकते हैं कि ये अगर मैंने पूछा बताइए इसमें पदों के आधार पर कौन सा बहुपद है, और बताएंगे द्विपदीय बहुपद। अगर मैंने पूछा घातों के आधार पर तो आप बताएंगे रेखीय बहुपद। चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x वर्ग धन 4x धन 2। अब मैंने आपसे पूछा घातों के आधार पर आप बताइए कि ये कौन सा बहुपद है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो घातों के आधार पर आपका जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ अधिकतम घात कितने की है, 2 की घात। तो आपको किसी भी चर पर अधिकतम घात देखना है, फिर उसका प्रकार बताना है। जैसे यहाँ 2 की घात लगी हुई है, तो आपको बताना है कि ये द्विघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। जैसे मैंने आपसे कहा इसी बहुपद को पदों के आधार पर बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा। हाँ, आपका आंसर होगा, चूंकि इसमें 3 पद है 1 2 3, इसलिए आप इसे बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। इस हिसाब से आप इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी बहुपद आपको दिया जाए, जैसे ये मैंने आपको सामने ये बहुपद लिखा, अब आपको बताना है घातों के आधार पर कि ये कौन सा बहुपद है। तो क्या आप बता पाएंगे। हाँ, इसमें कितने की घात है, अधिकतम कितने की घात है, तो आंसर है 3 की घात, और 3 की घात है तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। जैसे मैंने आपसे कहा पदों के आधार पर बताइए, तो आप देखेंगे एक पद ये है, एक पद ये है, तो क्या हो जाएगा ये द्विपदीय बहुपद। तो बहुत ही सिंपल था ये बहुपद के प्रकार। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि बहुपद किस प्रकार से होते हैं।